जो हमारे पास टॉपिक है ना मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री का, तो सो फार इन केमिस्ट्री इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, याद करने वाली चीजें नहीं है इसमें, लेकिन जो है थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब दिमाग लगाना है। और आसान कब होगा ये, जब आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आपको ये इजी लगने लगेगा। तो मेक श्योर इस टॉपिक पे बहुत मेहनत करनी है। टॉपिक थोड़ा लेंथी भी है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चलेगा, और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। और इन केस अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो इसमें फौरन पूछ लेना है इस टॉपिक में। ठीक है, पर मेक श्योर जो होमवर्क दिया जाएगा ना आज इस टॉपिक का, तो आपने वो होमवर्क जरूर करना है हर हाल में। अच्छा, टॉपिक नेम इज मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। ओके। अच्छा, in our daily life we use one unit known as dozen. If I ask you that you have to bring 1 dozen eggs, तो डजन जो है उसका काम क्या होता है, टू क्वांटिफाई एनी ऑब्जेक्ट इनटू 12 यूनिट्स। लेट्स से इफ आई आस्क यू टू गेट 1 dozen eggs, it means you have to get how many eggs? 12 eggs. Similarly, if I ask you to get me 1 dozen pencils, so how many pencils you will get? 12 pencils. इसी तरह if I say I have 2 dozen eggs, you just have to multiply 12 by 2, that is 2 into 12 is 24. Or in case if I ask you to bring me 0.5 dozen eggs, how many eggs will you bring? 6, right? तो देखो, डजन जो है ना इज जस्ट अ यूनिट, और उसका पर्पस क्या है, जस्ट टू क्वांटिफाई एनी ऑब्जेक्ट इनटू 12 यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, अब डजन ये नहीं देखता इसको हम किस चीज के साथ लगा रहे हैं। अगर आप 1 dozen पेंसिल्स बोलोगे तो यू विल हैव 12 पेंसिल्स। इफ यू से 1 dozen एप्पल्स, तो यू विल हैव 12 एप्पल्स। Similarly, if you say you have 1 dozen chocolates, so you will have 12 chocolates. तो डजन जो है वो ये नहीं देखता कि उसको किस चीज के साथ लगा रहा हो। जिस चीज के साथ भी डजन को आप लगाओगे, वो उसको क्वांटिफाई कर देगा एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स। ठीक है, इफ आई से आई हैव 1 dozen chairs, इट मींस 12 चेयर्स। इफ आई से आई हैव 2 dozen chairs, इट मींस 2 into 12, that is 24 chairs. Similarly, if I say I have 3 dozen chairs, so 3 into 12, that is 36 chairs. डजन को आप जिस चीज के साथ भी यूज करोगे वो उसी चीज को क्वांटिफाई कर देगा। द वर्ड क्वांटिफाई मींस काउंट करेगा उसके कितने यूनिट्स, 12 यूनिट्स, राइट। इसी तरह देखो, हमारे पास केमिस्ट्री की दुनिया में डजन जैसा एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं मोल। एंड दैट मोल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट आप बहुत सारे यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। जैसे क्वांटिटी भी बता सकते हो डायरेक्ट, लेट्स से मैं कहूँ कि ब्रिंग मी 12 एप्पल्स, और आई कैन ऑल्सो से ब्रिंग मी 1 dozen एप्पल्स, तो क्वांटिटी तो सेम आएगी ना। ठीक है, और मैं आपको उन्हीं 1 dozen एप्पल्स का मास भी बता सकता हूँ। लेट्स से दे आर ऑफ 2 kg, तो ब्रिंग मी 2 kg एप्पल्स। तो 2 kg एप्पल्स में लेट्स से 12 एप्पल आ रहे हैं, और उसको फिर हम 1 dozen भी कह सकते हैं, 1 दर्जन से। इसी तरह मोल भी ना कुछ इसी तरह का यूनिट है, बस मोल में फर्क क्या है, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक डजन। अच्छा, मोल का जो यूनिट होता है, जैसे किलोग्राम का यूनिट आप क्या लिखते हो फिजिक्स में, किलोग्राम को आप रिप्रेजेंट करते हो केजी से, और फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो आप न्यूटन पूरा तो नहीं लिखते ना, आप यू जस्ट राइट कैपिटल एन टू डिनोट द सिंबल ऑफ न्यूटन। सिमिलरली मोल्स का जो यूनिट होता है उसको सिंबलाइज जो करते हैं हम, वो करते हैं MOL से। अब ये हमें क्या बताता है, मोल्स किस तरह से चीजों को क्वांटिफाई करता है। देखो केमिस्ट्री में ना, लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एक एटम की, लेट्स से सोडियम एटम है,
अब ये इतने छोटे होते हैं, आपको एक एटम तो दिखता भी नहीं है, वो इतना छोटा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सोडियम एटम पकड़ के मुझे ला के दे दो, तो वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ apparatus, or even we do not have any sort of microscope that can see the sodium atom. ना ही हमारे पास कोई ऐसा apparatus है जिससे मैं एक सोडियम एटम पकड़ सकूं। इतना छोटा सोडियम एटम होता है कि मैं एक एटम पकड़ ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिंग मी वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल ना, जिसकी बॉन्डिंग भी हमने बनाई थी इस तरह से, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ के कहीं से लाके दे दो, पानी आपके सामने, एक ग्लास पानी है, आप उसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दो, तो आप ट्राई क्या होगी, आप छोटे से छोटा जितना आप उठा सकते हो ना पानी उतना उठाओगे, लेकिन जितना भी छोटा आप लेट्स से एक बहुत छोटा सा ड्रॉप भी अगर वाटर का ले लेते हो ना, वेरी टाइनी माइनी ड्रॉप भी अगर आप वाटर का लोगे, तो उसमें भी देयर विल बी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक बहुत छोटा सा ड्रॉप भी अगर पानी का है ना, देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। So what I'm trying to say is you cannot measure or calculate one molecule of water क्योंकि वो इतना छोटा है। तो एक छोटे से ड्रॉप में भी there are many water molecules, billions and billions of water molecules. अब प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े नंबर अगर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमने कहा जैसे डजन का काम भी यही है कि बड़े नंबर को छोटा कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 यूनिट को उसने 1 बना दिया। अब डेली लाइफ में तो हम कहते हैं कि भाई 12 यूनिट को 1 बनाया, कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा उससे, तो हमारा काम तो निकल जाता है ना डेली लाइफ में। सिमिलरली जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में बात करते हैं एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या फिर आइंस की, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनके छोटे से छोटा सैंपल भी अगर आप उठा लो ना, तो उसमें देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन। जैसे आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ वाटर, इफ यू जस्ट टेक अ वेरी टाइनी माइनी ड्रॉप ऑफ वाटर, जितना भी टाइनी माइनी उठा सकते हो, पानी का ड्रॉप गिरा दो कहीं पे, देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दैट टाइनी ड्रॉप। तो अब वो जो बिलियन बड़ा नंबर होगा ना, उसको डील करने के लिए हमने, उसको छोटा बनाने के लिए हमने बोला कि अगर हमारे पास कहीं भी 6 × 10⁻³ एटम्स किसी चीज के अगर हैं, तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल। मतलब जैसे 1 डजन जो है वो चीजों को क्वांटिफाई कर रहा है इनटू 12 यूनिट्स ना। सिमिलरली 1 मोल का काम क्या है कि वो चीजों को क्वांटिफाई कर रहा है इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। इस 6 एक्सपोनेंट 23 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6 के साथ कितने जीरोस लगे हुए हैं? 23 जीरो। अब अगर मैं 23 जीरोस यूं लिखने बैठ जाऊं तो बहुत मुश्किल होगी लिखने में, बहुत टाइम भी लगेगा। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लूं तो वो तो ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम जल्दी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना 10⁻⁴ जो हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 6 के बाद इसका डेसिमल प्लेस जो है वो 23 टाइम्स आगे जाएगा, तो 23 जीरोस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा नंबर उसको ना डील करना हमारे लिए मुश्किल है। डील करने का क्या मतलब है कि अगर मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर में भी अगर यही नंबर अपने आप से 6 एक्सपोनेंट 23 को इंटू 6 एक्सपोनेंट 23 2 से 3 बार मल्टीप्लाई अगर करोगे ना, तो कैलकुलेटर की भी एक लिमिट होती है। कैलकुलेटर भी जो है ना उसके बाद मैथ एरर दे देता है कि मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, चलो अगर आप कहो कि भाई हम कंप्यूटर यूज कर लें, ज्यादा जिसकी प्रोसेसर ज्यादा हो, जिस मशीन का, उसको यूज कर लें, तो ठीक है आप उसको यूज करो, लेकिन कंप्यूटेशन टाइम आपके पास बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने बोला कि ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, इसको एक छोटा नंबर बना के यूज कर लेते हैं, 1 मोल। लेकिन हमें पता तो है कि 1 मोल में एक एटम नहीं होगा, 1 मोल में देयर विल बी 6 × 10⁻⁻23 एटम्स। ठीक है, अभी सुनते जाओ, ये सारी बातें जो है ना दे विल स्टार्ट मेकिंग सेंस जब आगे आगे जैसे चलेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, you guys have the product table, you know how to find values from the product table. Let's say if I have a sodium atom,
रिटन इन द प्रोडक्ट टेबल। सोडियम एलिमेंट है ना प्रोडक्ट टेबल में। अच्छा जी, सोडियम एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है रिलेटिव, अब हमने सोडियम एटम का, अब प्रोडक्ट टेबल देख के जरा मुझे बताओ सोडियम एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या लिखा हुआ है जल्दी से। जल्दी जल्दी। 23। 23, राइट। यस। अच्छा जी, देखो वो लिखा हुआ है 23, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 23। हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इसी नंबर को हमने दो नामों से पढ़ा था। एक नाम था इसका मास नंबर और एक नाम था इसका न्यूक्लियन नंबर। एंड मास नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इसका एक और नाम लिखा हुआ है, उस नाम के बारे में मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था और मैंने कहा था कि उसकी बात हम करेंगे कब, जब हम लोग मोल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए मोल्स के चैप्टर पे। देखो ये जो एक नाम पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 23। लेकिन पीरियोडिक टेबल में एक नाम लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस रिलेटिव एटॉमिक मास से हमारा क्या मतलब है, देखो इसका एक और नाम क्या है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। दिस 23 जो है ना, इसके साथ देखो मास है ना, और मास का यूनिट पता है आप लोगों को क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट फॉर मास, इट इज किलोग्राम्स या फिर ग्राम्स, राइट। तो ये जो 23 है ना, बेसिकली इसके साथ हम ना मास का यूनिट लगाते हैं और हम कहते हैं दिस इज 23 ग्राम्स। और जब इसके साथ हम ग्राम्स लगा देते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एलिमेंट। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जो 23 ग्राम्स है, is this the mass for one sodium atom? Can it be the mass of one sodium atom? जो 23 ग्राम सोडियम के साथ लिखा हुआ है, क्या ये एक सोडियम एटम का मास है? जरा सोचो और मुझे यस और नो में सब आंसर बताओ, चैट पे लिख दो या माइक खोल के बोल दो, लेकिन बताओ जरूर कि आपको क्या लगता है, कैन इट बी द मास ऑफ वन सोडियम एटम? नहीं सर, ये तीन लाइक बहुत सारे सोडियम एटम्स का एवरेज लिया हुआ है, एवरेज मास। ओके, एनीवन एल्स जिसको कुछ और लग रहा हो? आई थिंक ये इसी का है। एक सोडियम एटम का मास है। अच्छा हेबा बेटा, आपका क्या ख्याल है? समामा, सुनैना, अयान, सारिम, अब्दुल्ला, अली? सर ये बहुत सारे एलिमेंट्स का लिया हुआ एवरेज है। बहुत सारे एलिमेंट्स का लिया हुआ है। देखो एक चीज तो हमने वो पढ़ी थी, अपना क्या एलिमेंट नहीं, एटम्स के बहुत सारे एटम्स लेके उनका एवरेज लिया हुआ बहुत है, सारे एक ही एटम्स का एलिमेंट। लेके एवरेज लिया हुआ है। जैसे हाँ, देखो एक एक तो ही हमने एलिमेंट। आइसोटोप की बात की थी, आइसोटोप पढ़ा था ना, एक क्लोरीन है, जी उसका हमने एक आइसोटोप था 35, एक आइसोटोप था 37, तो उसका एवरेज लिया था, वो तो एक अलग चीज है। अच्छा आप लोगों को आइडिया है कि 23 ग्राम्स नियर अबाउट कितना होता है? मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि 23 ग्राम्स होता कितना है। 23 ग्राम समझ लो कि पिंच ऑफ सॉल्ट इज नियर अबाउट 23 ग्राम्स, एक चुटकी नमक। ठीक है, उसका जो मास होगा ना वो तकरीबन 23 ग्राम्स का होता है। अब एक चुटकी नमक में अगर आप एक चुटकी नमक उठाते हो तो क्या आपको लगता है नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है ना, जो घरों में सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड।
इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं। तो क्या एक चुटकी नमक में आपको लगता है कि एक सोडियम आयन या एक क्लोराइड आयन होगा? मतलब 1 pinch of salt is near about 23 grams. So do you think 1 pinch of salt will just have 1 sodium ion or 1 chloride ion? Is it possible? देखो एक एटम तो आपको दिखना भी नहीं है, वो इतना छोटा है। मतलब if you are taking a pinch of salt, at the start of this lecture I gave you an example of a tiny miny drop of water. It will have billions and billions of water molecules. So what do you think? A pinch of salt will have billions and billions of sodium ions and chloride ions. क्या उसमें एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हो सकता है? 23 ग्राम है, 23 ग्राम। सोच के बताना जरा, दिमाग लगा के। जी, फातिमा, हिबा, अली, नयान, सारिम, समामा, सुनैना। देखो, अगर आप एक चुटकी नमक उठाते हो अपने हाथ में, तो यू कैन सी इट, राइट? ऑब्वियसली एक चुटकी नमक आपको दिख रहा है, एक दाना भी दिख रहा है। चुटकी ना उठाओ, एक दाना भी उठा लो, तो 1 crystal of salt will have millions and millions of sodium ions and chloride ions. तो ये देखो, ये जो 23 grams है ना, ये इट कैन नॉट बी द मास ऑफ 1 sodium atom. 1 sodium atom is very 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 small. Its mass cannot be 23 grams. But the question is why they have written 23 in the periodic table. Basically वो 23 grams था, एक सोडियम एटम का मास ही लिखा हुआ होता है उन्होंने. Let's say if we have a mass balance. You guys know what mass balance is? Mass balance क्या करता है? It measures mass. जो वेट वेइंग मशीन होती है जिसपे आप खड़े होकर अपना मास वेट मेजर करते हो, बेसिकली मास दे रहा होता है आपको, इतने केजी के हो आप. तो मास बैलेंस पे अगर मैं एक एम्प्टी बीकर रखूं और I start adding sodium atoms into this empty beaker. Let's say I added 1 sodium atom, then I added second sodium atom. Hypothetically speaking, ठीक है? Because we cannot just pick up 1 sodium atom. एक sodium atom तो मैं उठा ही नहीं सकता. Let's say hypothetically speaking, just to make you understand that, if I am putting sodium atoms into this beaker one by one, एक सोडियम एटम डाला, दूसरा सोडियम एटम डाला, तीसरा सोडियम एटम डाला, चौथा सोडियम एटम डाला, और डालते 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 I have added total of 6 exponent 23 sodium atoms into this beaker. कितने? 6 exponent 23 sodium atoms. तो इसको मैं instead of saying or writing 6 exponent 23 atoms, I would say this is equals to 1 mole of sodium atoms. अगर मैं 1 mole of sodium atoms इस बीकर में डाल दूंगा, so the combined total mass of this much number of sodium atoms, which is 6 exponent 23, instead of saying 6 exponent 23, I would like to say it 1 mole of sodium atoms. जैसे मैं 12 अंडों को 1 दर्जन अंडे कहता हूँ. Similarly, instead of saying again and again 6 exponent 23 sodium atoms, because ये कहना भी मुश्किल है, लिखना भी मुश्किल है और कैलकुलेट करना भी मुश्किल है, so instead of saying 6 exponent 23 sodium atoms, I would like to say I have 1 mole of sodium atoms. And if I gather 1 mole of sodium atoms into one place, एक जगह पे मैं इतने सारे सोडियम एटम जब एक जगह पे एक साथ रख दूंगा, तो it would be called as sodium element. Of course, all the sodium atoms will make up a sodium element. तो इतने सारे सोडियम एटम्स का जो मास होगा ना, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो मास बनता है वो होता है 23 ग्राम्स, विच इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि प्रोडक्ट टेबल में गिवन होता है. और रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग डिनोट करते हैं विद द सिंबल AR, कैपिटल A और सबस्क्रिप्ट में R. R is for relative and A is for atomic mass. तो समझ आया? सर आपने सर पिछली बार सर एटम्स का चैप्टर पढ़ाते हुए सर बताया था
कि उसके एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास निकालते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं, सर वो क्या चीज थी फिर? देखो सोडियम के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 आइसोटोप वाला भी होता है, 24 वाला भी होता है। अब दोनों के 1 मोल का मास है। अगर मैं इनका एवरेज ले लूं, जैसे हमने क्लोरीन की एग्जांपल की थी ना, तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 हमने इन दोनों का एवरेज लिया था, क्योंकि क्लोरीन 35 वॉज 75% एंड क्लोरीन 37 वॉज 25%। तो ये जो क्लोरीन 35 जो है ना, ये 1 मोल ऑफ क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप, और जो 37 वाला है वो भी 1 मोल है। सही है, दोनों है 1 मोल 1 मोल, इनका एवरेज लिया हुआ था। वो एक अलग चीज है कि लिखना रिलेटिव एटॉमिक मास हम क्या लेंगे, 23 ग्राम लेंगे। सिमिलरली क्लोरीन के 1 मोल ऑफ एटम्स का मास 35 ग्राम भी आ रहा है, और कुछ क्लोरीन एटम जो है वो 37 ग्राम भी है। तो इंस्टेड ऑफ हम कंफ्यूज हुए कि हम 35 ग्राम ले या 37 ले, तो हमने 35 और 37 का एवरेज ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेजेस। लेकिन ये जो 35 और 37 है, this is not the mass of one chlorine atom, this is the mass of 1 mole of chlorine atoms, and 1 mole of chlorine atoms will have 6 exponent 23 chlorine atoms। समझ आई कुछ बात? आ गई सर, समझ आ गई है। इसी तरह देखो periodic table में जितने भी एलिमेंट है ना, वो जितने भी एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द मास ऑफ वन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का लिखा हुआ है 24, कैल्शियम का लिखा हुआ है 40, स्ट्रोंशियम का लिखा हुआ है 88, कार्बन का लिखा हुआ है 12। तो दीज आर नॉट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अगर मैं कहूँ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, so how many carbon atoms I have? Total of 6 exponent 23 carbon atoms, and this much number of carbon atoms will have a combined total mass of 12 gram, which is the relative atomic mass of carbon. Similarly, if I say I have 1 mole of sodium atoms, 1 mole of sodium atoms will have 6 in exponent 23 sodium atoms, and the combined total mass of this much number of sodium atoms would be equals to 23 gram, which is also the relative atomic mass of sodium. Similarly, if I say I have 1 mole of calcium atoms, so there are 6 into 10 raised to the power 23 calcium atoms altogether in 1 mole, and the combined total mass of 1 mole of calcium atoms, or this much number 6 exponent 23 number of calcium atoms is equals to 40 ग्राम। मतलब एक जगह पे अगर मैं इतने सारे नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स एक साथ रख दूंगा, तो देयर टोटल मास वुड बी इक्वल टू 40 ग्राम, व्हिच इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, and this much number of calcium atoms are also known as 1 mole. Instead of using this number, because it is lengthier to write, difficult to measure, difficult to calculate, so we will use mole in terms of this. जैसे हम 12 अंडे कहने के बजाय 1 दर्जन अंडे कहते हैं, तो instead of saying 6 exponent 23 calcium atoms, it is easier to say 1 mole of calcium atoms. Similarly, if I say I have 1 mole of chlorine atoms, 1 mole of chlorine atoms will have how many number of chlorine atoms? 6 exponent 23 chlorine atoms, and the combined total mass of this much number of chlorine atoms is equals to the relative atomic mass of chlorine, which is given in the product table as 35.5 grams. समझ आई? कुछ क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? बस इतना बताओ, थोड़ा बहुत ही समझ आएगा अभी, जितना थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, तो दैट वुड बी ओके। अगर जो कंफ्यूजन है वो पूछोगे तो मैं और अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिसकी जो कंफ्यूजन है मेक श्योर आप पूछ लो। फातिमा, हिबा, सुमैमा, समामा, सारे गाइस यू हैव टू आस्क योर क्वेरीज। पूछोगे तो और अच्छा एक्सप्लेन होगा, पता चलेगा कि किसको कहाँ पे मसला हो रहा है।
किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको सब आ गया समझ, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। अच्छा पढ़ते भी हो या तुम लोग ऑन क्लास ऑन करके बस भाग जाते हो आगे पीछे? अच्छा जी, अब आप कोई भी आइटम ले लो ना, 1 मोल का कॉपर एटम्स ले लो, तो there are 6 exponent 23 copper atoms, and the combined total mass of this much number of copper atoms will be equal to the relative atomic mass of copper given in the product table. So in product table, I think it is given 64 gram. So 64 gram is not the mass of one copper atom, but this is the mass of 1 mole of copper atoms. And 1 mole of copper atoms have 6 exponent 23 copper atoms. और ये जो नंबर है ना 6 exponent 23, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो was a scientist who just studied and told us about this number, who introduced us to this number. So this is known as Avogadro number. अच्छा, good point is that you do not have to remember this number. आपको बस moles की terms में बात करनी होगी. As far as your O level is concerned, you just have to calculate or do your questions in terms of moles only. अच्छा, अब let's say जैसे डजन को आप किसी भी चीज के साथ लगा दो, डजन तो ये नहीं देखता ना कि मुझे किस चीज के साथ लगा रहे हैं, डजन तो क्वांटिफाई कर देगा. अगर मैं कहूँ कि आई हैव 1 डजन एप्पल्स, तो हाउ मेनी एप्पल्स आई विल हैव 12 एप्पल्स. और इन केस ऐसे आई हैव 1 डजन चेयर्स, तो हाउ मेनी चेयर्स विल आई हैव 12 चेयर्स. अब ये तो नहीं कहोगे ना भाई ये क्या बात है, 1 डजन एप्पल्स भी 12 है, 1 डजन चेयर्स भी 12 है, चेयर बड़ी होती है एप्पल छोटा होता है. नहीं, क्योंकि डजन का काम ये थोड़ी है कि वो बड़ा छोटा देखे, डजन का काम ये है कि जस्ट टू क्वांटिफाई एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स. अब यू हैव टू यूज डजन, जहां पे भी आपको यूज करना है आप उसके हिसाब से यूज करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास लेट से 1 डजन जो है वो सारिम है, ठीक है, सारिम इज स्टडिंग विद अस, तो 1 डजन सारिम का मतलब कितना हो गया, 12 सारिम हो गए. अब इट डजंट मीन कि आपने 12 डजन का काम तो यही है ना कि क्वांटिफाई करना है. डजन का मतलब ये नहीं कि आप उसको एप्पल या चेयर्स के साथ ही लगा सकते हो, अंडों के साथ ही लगा सकते हो. आप किसी भी चीज को डजन के साथ लगाओगे, इट विल क्वांटिफाई एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स. आपका 1 डजन चॉकलेट तो 12 चॉकलेट. अब आपको देखना है ना 1 डजन सारिम तो कोई चीज नहीं है ना, 1 दर्जन सारिम तो हम नहीं ला सकते, तो आप खुद ही देख के लगाते हो अपने हिसाब से. मतलब अगर मैं डजन को एटम्स के साथ लगा दूं, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 डजन सोडियम एटम्स है, तो हाउ मेनी सोडियम एटम्स विल आई हैव, 12 सोडियम एटम्स. बट 12 सोडियम एटम्स भी इतने कम होते हैं, उनको भी हम नहीं उठा सकते. तो डजन को एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए यूज करने का फायदा नहीं है. एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को यूज, डजन की जगह कौन यूज हो रहा है, मोल यूज हो रहा है. तो मोल जो है वो सिर्फ एटम्स के लिए यूज नहीं होगा. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, मोल को भी आप किसी चीज के भी साथ लगा सकते हो. लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ चेयर्स है, तो 1 मोल ऑफ चेयर्स का क्या मतलब है कि आई हैव 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स. बट बेटा दिस नंबर इज सो बिग, 6 एक्सपोनेंट 23 मींस के इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है, तो इतनी चेयर्स का क्या करोगे, राइट? तो डजन को हम तो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, मोल्स को यूज नहीं कर सकते. तो मोल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा छोटी चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं. तो मोल्स भी ये नहीं देखता उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो, आपका काम है कि उसको सही चीज के साथ लगाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 1 mole of water molecules will have 6 into 10 raised to the power 23 water molecules. अब मोल ये नहीं देख रहा कि उसको एटम के साथ लगाया या मॉलिक्यूल के साथ लगाया या आयन के साथ लगाया. अगर आपने मोल को पहले जैसे एग्जाम्पल में एटम के साथ लगाया था, अगर हमने बात की थी कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स अगर हम एक बीकर में डालेंगे, ठीक है, तो मोल जो है वो हर एक सोडियम एटम को एज अ एक यूनिट काउंट करेगा. 1 सोडियम एटम, then you added second sodium atom, then you added third sodium atom. So mole will count each sodium atom as 1 unit, and we will keep adding sodium atoms unless we have 6 exponent 23 sodium atoms into this beaker, because this 6 exponent 23 sodium atoms will be equals to 1 mole of sodium atom.
and the combined total mass of this much number of sodium atoms would be equals to 23 grams, which is the relative atomic mass of sodium. लेकिन अगर मैं इसी बीकर में, let's say instead of adding sodium atoms, I say yes, we have to add 1 mole of water molecules. Now, water is a molecule, sodium is an atom. Water जो है वो molecule है, molecule हमें पता है it is made up of 2 or more than 2 types of atoms which have been chemically combined together. तो जो water का molecule है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके बना हुआ है, right? So this is one water molecule. But if we are saying we have 1 mole of water, then mole will count 1 water molecule as a 1 unit. मतलब आपने एक water molecule डाला H2O, तो mole will count is that 1 unit. फिर आपने दूसरा water molecule डाला, फिर आपने तीसरा water molecule डाला, and डालते 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 आपने total कितने water molecules इसमें डाल दिए? Total of 6 exponent 23 water molecules. So this 6 exponent 23 water molecule would be called as 1 mole of water. अब आप ऐसे नहीं देखना कि भाई सोडियम एटम तो एक एटम था, वाटर के अंदर 3 तरह के एटम है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. लेकिन मोल को अगर आपने कहा है ना कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो मोल जो है एक वाटर को उठा के एक मॉलिक्यूल को एक यूनिट काउंट करेगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं काउंट करेगा, वो एक वाटर को एक यूनिट काउंट करेगा. तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल, and when you have added total of 6 exponent 23 water molecule, that would be called as 1 mole of water molecules. बात समझ आई यहाँ पे? जी सर. अच्छा, what about the mass of 1 mole of water molecules? देखो हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है H2O. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, डिड वी प्रैक्टिस फाइंडिंग आउट मॉलिक्यूलर मासेस? मॉलिक्यूलर मासेस निकालना सीखे थे हमने पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर में. मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं mr से, जैसे एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ar से, तो मॉलिक्यूलर मासेस आर रिप्रेजेंटेड बाय mr. अब देखो तो कुछ कह रहा है, अब देखो वाटर में हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, हाइड्रोजन का जो है वो है 1. अब वाटर के फॉर्मूला में वी हैव 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज अ मास ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे उसको, और ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है, एंड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे. तो इस पूरे वाटर का जो टोटल मास बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 18 ग्राम, एंड दिस 18 ग्राम इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. और ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मास नहीं है, क्योंकि जो मैंने ऑक्सीजन का मास लिया है 16, वो एक ऑक्सीजन एटम का तो मास नहीं है. अभी बात हुई कि ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है. इसी तरह जो मैंने हाइड्रोजन का मास लिया है 1 ग्राम, वो एक हाइड्रोजन का मास तो नहीं है, प्रोडक्ट टेबल में तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मास दिया हुआ है. तो ये जो 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, दिस इज नॉट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट दिस इज द मास ऑफ total of 6 exponent 23 water molecules, which is also known as 1 mole of water, and this is known as relative molecular mass of water. आपको समझ आई बात? जी देखो सर. कहने का क्या मतलब है. लेट्स से अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 डजन चेयर्स हैं, या 1 डजन एप्पल्स हैं, या 1 डजन पेंसिल्स हैं, तो क्योंकि सारे 1 डजन है तो क्वांटिटी तो सबकी सेम होगी. 1 डजन चेयर्स मींस 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स. 1 डजन एप्पल्स मींस 6 एक्सपोनेंट 23 एप्पल्स. 1 डजन पेंसिल्स मींस 6 एक्सपोनेंट 23 पेंसिल्स. लेकिन क्या 1 दर्जन चेयर्स और 1 दर्जन एप्पल का मास सेम होगा, या 1 दर्जन पेंसिल का मास सेम होगा? लेट्स से 1 दर्जन पेंसिल जो है उनका मास आ रहा है 0.25 किलोग्राम. 1 डजन एप्पल का मास आ रहा है लेट्स से 2 किलोग्राम, और 1 डजन चेयर्स का मास आ रहा है लेट्स से 10 किलोग्राम. तो दो they have 1 mole of each, and 1 mole means they have equal number of quantities, but their
masses are different. इसी तरह तो हमने एटम्स के लिए भी देखा ना, अगर मैं आपसे कह रहा था मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं या फिर 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स हैं, फाइव 5.5 ग्राम which is the relative atomic mass of chlorine. Though their quantities are same, but their masses are different. Similarly, if I say I have 1 mole of water molecules, 1 mole of water molecules will have 6 exponent 23 water molecules, and the combined total mass of this much number of water molecules, that is 6 exponent 23, or in simpler words 1 mole of water molecules, the combined total mass is equals to 18 gram, which is the relative molecular mass of water. Similarly, अगर मैं कोई और molecule ले लूं, let's say 1 mole of carbon dioxide molecules. So how many molecules of carbon dioxide will have? 6 exponent 23 carbon dioxide molecules, and the combined total mass of this much number of carbon dioxide molecule would be equal to the molecular mass of carbon, which is 44 grams. अब now tell me, do you guys know how to calculate the molecular masses? Did we discuss it in the particulate nature of matter or we didn't? Just मुझे remind करवा दो, otherwise वो हम practice कर लेते हैं molecular mass कैसे निकालते हैं. From the atomic masses, और atomic masses कहाँ से पता लगते हैं? periodic table से. ये बेटा ये साथ साथ लिखना भी है, ये सारी चीजें इसका हैंडआउट में इतनी डिटेल नहीं दी हुई है, ये समझा समझा के लिखवानी पड़ती है ना. जी आगे बढ़े. कुछ बात नहीं दे रहा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्रॉब्लम है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो. सर एक सवाल, जैसे जैसे कि सर अभी आपने बताया 1 डजन चेयर, सर तो 1 डजन चेयर सर 12 चेयर के बराबर क्यों नहीं होगा? 1 डजन चेयर्स, अच्छा ये मैंने 6 एक्सपोनेंट 23 लिख दिया, सॉरी. ये 6 एक्सपोनेंट 23 नहीं है, 12 है सारे. वो हम मोल्स पढ़ रहे थे ना, बार बार मोल्स के साथ लगाते हैं हम 6 एक्सपोनेंट 23. ठीक है, थैंक यू ठीक है सर. भाई. और किसी को कुछ भाई जो थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया ना, मतलब कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो भी बता दो कि भाई मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से समझ नहीं आया था, क्योंकि ये मुश्किल चीज है. ठीक है, ये ओ लेवल का सबसे मुश्किल टॉपिक ही मोल्स है. और अगर मोल्स आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप एक चैप्टर में मोल्स के चैप्टर में नहीं फंसोगे, क्योंकि मोल्स का जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होके भी आते हैं. एसिड एंड बेसिस के साथ भी मिलेगा आपको मोल्स, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी मोल्स मिलेगा, एनर्जेटिक्स के साथ भी आपको मोल्स मिलेगा. तो मोल जो है वो दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलके आता है, अलग से स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो उसका कम ही बनता है. तो इस वजह से मोल्स के क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं. और सेकेंडली मोल सिर्फ इस ओ लेवल तक नहीं होता, फिर आपका ए लेवल के जो दोनों साल होते हैं AS A2 उसमें भी मोल्स भरा पड़ा है. मतलब मोल्स तो आपको सीखना ही सीखना है, चाहे उस पर जितना भी टाइम लग जाए. अच्छा पहले मॉलिक्यूलर मासेस की जरा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मासेस निकालने पड़ेंगे. देखो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली MR होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका पूरा नाम होता है. इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज रिलेटिव फॉर्मूला मास.
और इसको हम कैसे निकालते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला से। देखो रिलेटिव मोलिकुलर मास जो होता है ना वो बेसिकली दो अलग अलग नाम क्यों है। अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं रिलेटिव मोलिकुलर मास कहलाता है यूजुअली, और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास निकालते हैं तो वो रिलेटिव फॉर्मूला मास कहलाता है। अच्छा आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमने रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है या फॉर्मूला मास निकालना है, दोनों का निकालने का तरीका एक ही है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे कोवेलेंट कंपाउंड हो, सेम तरीका है निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया जो कि कोवेलेंट है, और फिर हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड है, NaCl ले लेते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया जो कि कोवेलेंट है, अमोनिया NH3, ठीक है, इसके हमने नाम भी पढ़े थे, फॉर्मूले याद भी किए थे सिंपल कोवेलेंट्स के, मीथेन CH4, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड है, देन वी हैव लेट्स से क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा जल्दी से पीरियोडिक टेबल निकालो और इन सब के मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट कर करके मुझे बताओ जल्दी जल्दी। वाटर का तो हमने अभी भी किया था, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, देयर आर 2 हाइड्रोजन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इन द फॉर्मूला ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज 1। अगर ऑक्सीजन अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट इट मींस कि वो 1 है, तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वो 1 है, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल के पहले बताओ जल्दी से कि क्या आ रहा है आप लोगों का। देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना मस्ट है, और क्या कहते हैं कैलकुलेटर। अगर पीरियोडिक टेबल आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं है तो उसका प्लीज एक प्रिंट निकलवा लो और वो अपने पास रख लो। इस क्लास में इस पूरे टॉपिक में पीरियोडिक टेबल और कैलकुलेटर दोनों मस्ट होने चाहिए आपके पास, क्लास की ड्यूरेशन में होमवर्क करने में तो चाहिए ही होंगे। जी, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। फातिमा, हिबा, खुदा, अब्दुल्ला, अयान, बेटा जल्दी से। क्या हो गया, कोई तो बताओ जल्दी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखो 40 है। हाउ मेनी कैल्शियम आर देयर इन दिस फॉर्मूला 1, क्योंकि कैल्शियम के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज 1। कार्बन एटॉमिक मास इज 12 multiply by 1, oxygen atomic mass is 16 and there are 3 oxygen in this formula, तो 16 into 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 100 ग्राम्स। बस मुझे ये कंफर्म कर दो सबके ये निकालना आ गया है मॉलिक्यूलर मासेस या नहीं आया है, ताकि मैं और प्रैक्टिस करवाऊं। अगर आप लोगों को आ गया है तो आप लोग कर सकते हो। फातिमा, क्लियर है हिबा, सब। सुनैना, समामा ये इज तो नॉट हियर। सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास है 23, there are 1 sodium, 23 into 1 and chlorine is 35.5, 1 chlorine। ठीक है, तो ये बन जाएगा 58.5 ग्राम्स।
carbon dioxide 12, there is 1 carbon and oxygen is 16, 2 oxygen, तो ये बन रहा है 44 ग्राम. अमोनिया नाइट्रोजन इज 14, एक नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1, हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1, देयर आर 3 हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट मेक्स 17 ग्राम. फॉर मीथेन 12 atomic mass is 12 gram, multiply by 1, hydrogen is 1, multiply by, there are 4 hydrogen, so 1 into 4, so it becomes 16 grams. Hydrogen gas, hydrogen का atomic mass is 1, there are 2 hydrogen in H2, so 1 into 2, this is 2 grams. ठीक है. बाकी ये जो है ना आप लोग फिर ऐसा होमवर्क करना और मुझे भेज देना, चेक करवा देना. ओके सर. ओके. जी देखो सर करवा देंगे. हम थोड़ा सा ना आज की क्लास को समराइज करते हैं, रिकैप करते हैं. देखो बेटा, वी स्टडीड कि मोल इज अ यूनिट लाइक डजन एंड 1 मोल. मोल का बेसिकली पर्पस क्या होता है? जस्ट टू क्वांटिफाई एनी ऑब्जेक्ट इनटू 6 exponent 23 यूनिट्स. इफ आई से आई हैव 1 मोल ऑफ एटम्स, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के एटम हो, तो मोल विल क्वांटिफाई दैट एटम्स इनटू 6 exponent 23 एटम्स. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल जो है वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कितने यूनिट काउंट कर लेगा? 6 exponent 23 मॉलिक्यूल्स. इसी तरह अगर मैं आपसे आइंस की बात करूं ना, लेट्स से 1 मोल ऑफ आइंस है, इन 1 मोल ऑफ आइंस वी विल हैव 6 exponent 23 आइंस. अब इन तीनों की एग्जांपल में, ऐसे फॉर एग्जांपल हमने कहा वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स. 1 mole of sodium atoms will have 6 into 6 exponent 23 sodium atoms, and this much of sodium atoms will have a combined total mass of 23 gram, which is called as relative atomic mass of sodium, and this is given in the periodic table with the name of relative atomic mass. ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है. Similarly, if I say I have 1 mole of chlorine atoms, 1 mole of chlorine atoms will have a, how many number of chlorine atoms are there in 1 mole? 6 exponent 23 chlorine atoms. And the combined total mass of this much number of chlorine atoms would be equals to 35.5 gram, which is the relative atomic mass of chlorine. It is also given in the periodic table. Similarly, अगर मोल्स को एटम्स के साथ लगाने के बजाय मॉलिक्यूल्स के साथ लगा दें, लेट्स से if I say I have 1 mole of water molecules या 1 mole of ammonia molecules, या मैं आपसे कहूं I have 1 mole of calcium carbonate molecules CaCO3, which is an ionic compound. In 1 mole of water molecule, we will have 6 exponent 23 water molecules. मोल्स ये नहीं देख रहा उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो. अगर आपने 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स बोला है, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल विल हैव 6 exponent 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर आपने इसको कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लगाया हुआ है, तो 1 मोल ऑफ calcium carbonate will have 6 exponent 23 calcium carbonate molecules, and the combined total masses would be equals to 1 mole of water का mass जो है वो water के molecular mass के बराबर होगा, which is 18 gram. Similarly, 1 mole of ammonia का mass अमोनिया के molecular mass के बराबर होगा, which is 17 gram, and 1 mole of calcium carbonate का mass calcium carbonate के relative molecular mass के बराबर होगा, which is 100 gram. So if their moles are equal, their quantity is equal, but their masses may not be equal. ठीक है, masses equal हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं I have 1 mole of nitrogen molecules. 1 mole of nitrogen molecule will have 6 exponent 23 nitrogen molecules, and the combined total mass of this much number of nitrogen molecules is 28 gram, जो इसका relative molecular mass है, क्योंकि नाइट्रोजन का atomic mass होता है 14, there are 2 nitrogen, so this is 28 gram.
लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल हैव अ टोटल मास ऑफ 44 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी जो इसका मोलिकुलर मास बनता है ना, इसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसका भी मोलिकुलर मास 28 ग्राम बनता है। तो मासेस इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव टू बी इक्वल। अगर ये दोनों 1 मोल लिया हुआ है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के भी 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मासेस के लिए फिक्स नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 1 डजन चेयर्स और 1 डजन एप्पल्स, तो होंगे तो 12 एप्पल और 12 चेयर्स, लेकिन मासेस उनके अलग हो सकते हैं। समझ आई बात यहाँ तक? इसी तरह आइंस के लिए भी यही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस इंस्टेड ऑफ सोडियम एटम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम आइन विल हैव 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम आइंस। ठीक है, आइंस का इतना जिक्र नहीं होता है वो लेवल में, बट मोल का काम जस्ट it just quantifies anything into 12 units। मोल ये नहीं देखता किस चीज के साथ लगा रहे हो, मोल जिस चीज के साथ भी लगाओगे उसको 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स में क्वांटिफाई कर देगा, जैसे डजन करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? इसको अगर मैं एक साथ समराइज करके सब कुछ लिखूं जितना आज हमने पढ़ा है, तो 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास। अगर हम तो एटम्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, and 1 mole of any atoms has 6 exponent 23 atoms if we are talking about atoms, but if we are dealing with molecules then 1 mole of any molecule will have 6 exponent 23 molecule, but if we are dealing with ions 1 mole of any ion will have 6 exponent 23 ions। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है, तो उनका जो मास है वो 23 ग्राम है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। मतलब मैं उसको 1 मोल भी कह सकता हूँ 20। मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे आप लेट से सोडियम बेचते हो, मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम दे दो, तो आप एक शॉपर में डाल के 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मुझे दे दोगे। उतना ही सोडियम एटम मैं आपसे 1 मोल कहे बगैर भी ले सकता हूँ। मैं आपको कहूँगा 23 ग्राम सोडियम एटम दे दो, तो आप 23 ग्राम सोडियम एटम एक शॉपर में डाल के दे दोगे, वही बात है, उतना ही आएगा जितना 1 मोल में आया था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भाई मुझे 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम दे दो, तो आप उनको काउंट करोगे। अब 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम काउंट करते करते तो आपकी जिंदगी चली जाएगी, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं मुझे काउंट करके दो, तो आप काउंट करके अगर दोगे तो उतने ही सोडियम एटम्स आएंगे जितने के 23 ग्राम में आ रहे थे या 1 मोल में आ रहे थे। तो फिर मैं आपकी जिंदगी क्यों मुश्किल करूं? मैं आपको बोलूं कि काउंट करके दो एटम, मैं आपको बोलूंगा 23 ग्राम दे दो, मुझे पता है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। और अगर मैं मासेस की टर्म्स में बात नहीं करना चाह रहा, इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं मास की जगह मोल्स की बात करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स को मैं अवॉइड करूंगा। मुझे पता है कि वो आप काउंट कर ही नहीं सकते हो, तो इससे अच्छा मैं आपको मास या एटम की बात कर दूं। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे शुगर है, चीनी, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप शॉप पे जाओ और आप उसको बोलो कि भाई आपने लेट से 2 kg शुगर लेनी है, आप उसको बोलो कि नहीं मुझे जो है ना 1 बिलियन शुगर क्रिस्टल्स दे दें, दाने गिन गिन के मुझे दे दो, या चलो 1 बिलियन नहीं, आप 1000 शुगर के क्रिस्टल्स, आपने बोला कि मुझे काउंट करके 1000 क्रिस्टल्स दे दो, तो वो क्या करेगा आपके साथ? समझ गए ना? आप उसको मास में लोगे। तो इसीलिए हमने ये क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं ताकि अपना काम आसान बना सके। अब ये काम कैसे आसान करती है हमारा केमिस्ट्री में, अभी जैसे जैसे आगे आगे हम मोल्स पढ़ेंगे और बाकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीजें आपको समझ आती जाएंगी और जस्ट स्टार्ट मेकिंग सेंस। ठीक है, सो फार इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। अगर कुछ नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सैटरडे को आपका टेस्ट है, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। मेक श्योर के अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करके बैठोगे टेस्ट में, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पास पेपर्स आपको सेंड किए हुए हैं, जितने ज्यादा पास पेपर्स हो सकते हैं करो। क्वेश्चंस है पास पेपर्स में तो प्लीज
व्हाट्सएप मी दोस क्वेरीज, आई विल आंसर योर क्वेरीज। लेकिन पूरी जान मार के तैयारी करके बैठना टेस्ट के लिए, खराब टेस्ट नहीं करना, मजाक में मत लेना इस टेस्ट को। ठीक है जी, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ऑफिस